हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इससे पहले वाले लेसन में हमने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए। आई होप आपको समझ आएगा सब। तो आज का लेसन डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर वार होता है तो डिस्ट्रक्शन तो होना ही है। सब कुछ एकदम तहस नहस हो गया था। इकोनॉमी में डिस्ट्रक्शन हो गई थी। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो भी एकदम गिर गया था। और प्रोडक्शन गिरने की वजह से इन्फ्लेशन आ गया था। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में सारी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। तो इससे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एकदम टूट गया था, क्योंकि ट्रेड बैरियर लगा दिए गए थे। हम ना कुछ सामान भेज सकते हैं, ना दूसरी जगह से मंगा सकते हैं। और इससे वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होने लगी थी। फिर इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसी का नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ब्रेटन वुड में रखी गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 1944 में रखी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस को हम ऑफिशियली बोलते हैं यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में 44 नेशन से लोग आए थे। और 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। अब आप सोच रहे होंगे 44 नेशन से लोग क्यों आए थे। तो ये लोग आए थे रूल रेगुलेशन बनाने के लिए, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी में सुधार किया जा सके। तो आइए देखते हैं। देयर वॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन during Second World War, as a result of which the production declined and there was a situation of inflation. तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एकदम डिक्लाइन हो गया। आफ्टर वर्ल्ड वार टू देयर वॉज ए सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमीज़। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिप्रेशन की सिचुएशन थी इकोनॉमी में। सो देयर वॉज ए नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देयर फॉर टू rebuild the world economy. A conference was held in Bretton Woods in 1944, officially known as United Nations Monetary and Financial Conference. Delegates from 44 nations that meet from 1st July to 22 July 1944 in Bretton Woods to make new rules for post-World War II. अब हम देखते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ। ब्रेटन वुड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी वजह से ये 3 इंस्टीट्यूशन बने। IMF, सेकंड है IBRD या वर्ल्ड बैंक, थर्ड है गेट। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसकी वजह से ये 3 इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, IMF, IBRD और गेट। अब देखते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड मेन पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। इन्हें आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑफिशियल नेम। इस कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। सेकंड है डेट, फ्रॉम 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 में। थर्ड है ब्रेटन वुड वॉज द प्लेस इन US वेयर दिस कॉन्फ्रेंस वॉज held, that is why it is also known as Bretton Woods Conference. इसमें यही दिया है कि इसका नाम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कैसे पड़ा। फिर है वेयर 44 allied nation meet objective was the rebuild economy after Second World War and to create a system which avoided World War Great Depression. तो 44 नेशन ने मिलकर वर्ल्ड वार 2 एंड ग्रेट डिप्रेशन से निजात पाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बनाई थी। अब हम देखते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की क्या क्या अचीवमेंट थी। तो पहली अचीवमेंट थी इसकी IMF और IBRD को हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। हम इन दोनों को बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी ऐसे देखते हैं। तो IMF क्या है। IMF जो है वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन देता है, और हमारा जो IBRD है वो हमेशा लॉन्ग टर्म लोन देता है। और IMF को इसलिए बनाया गया था जिससे एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रह सके और शॉर्ट टर्म लोन भी हम दे पाएँ। अब IBRD क्यों बनाया गया था। जब रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर, तो उसे ठीक करने के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और ये लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड करता है, इसलिए IBRD बनाया गया था। तो रिकन्स्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए IBRD को बनाया गया था। तो चलिए अब IMF को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो IMF कब आया था? IMF आया था 27 दिसंबर 1945 को। IMF को हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, और IMF वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लिगार्डे, और 189 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं, और इसकी लास्ट मेंबर थी नायरू। अब देखते हैं IMF के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। पहला है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। तो मतलब जिस भी कंट्री को मॉनेटरी हेल्प चाहिए उसे IMF प्रमोट करता है। जैसे हमारा इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया को डेवलप्ड करने के लिए मॉनेटरी हेल्प चाहिए होगी, तो कौन देगा? उसे IMF देगा। IMF मॉनेटरी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के लिए। सेकंड है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब है IMF इंश्योर करता है कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये स्टेबल रहेगा। तो आज अगर $1 66 रुपीज़ के बराबर है, तो ये कल 67 नहीं होगा, ये 66 ही रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। ये इंश्योर करता है IMF। थर्ड है टू इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो IMF इंश्योर करता है कि वर्ल्ड में बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड रहे। यहाँ IMF चेक करता है कि कहीं एक कंट्री का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज़्यादा तो नहीं है, जितना इंपोर्ट कर रहा है उतना ही एक्सपोर्ट कर रहा है, ये देखेगा IMF। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री बस खाली इंपोर्ट किए जा रही है, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रही है। तो IMF कहता है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर रहना चाहिए। फोर्थ है टू एलिमिनेट एक्सचेंज रेट्स कंट्रोल। तो इसमें IMF एलिमिनेट करता है कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल रहने को। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट। इसमें जो कंट्री होती हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं कि वो एक दूसरे को बेटर ट्रेड डील्स देंगी, और ये जो एग्रीमेंट है ये 3 या 3 से ज़्यादा कंट्री के बीच होगा। और पहले जो हुआ करता था वो बिलैटरल ट्रेड हुआ करता था, उसमें बस 2 कंट्री इन्वॉल्व हो सकती थी, लेकिन अब मल्टीलेटरल ट्रेड होगा, इसमें 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 6 एंड टू ग्रांट इकोनॉमी असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज़ फॉर एलिमिनेटिंग द एडवर्स इम्बैलेंस इन BOP। तो एडवर्स कब होते हैं? BOP जब इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से, तो IMF का काम होता है BOP क्राइसिस के वक्त अगर किसी कंट्री में क्राइसिस आ जाता है तो उस टाइम पर IMF उस कंट्री को हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो IMF जितनी भी कंट्री होती हैं मेंबर्स, उन सबसे पैसे इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद अगर किसी कंट्री में BOP एडवर्स हो जाता है तो उसकी हेल्प करता है हमारा IMF। अब है IMF का स्ट्रक्चर। IMF के स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 189 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर्स, और मैनेजिंग डायरेक्टर ओनली 1, मतलब एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। सबसे पहले देखेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 189 मेंबर्स होते हैं, क्योंकि IMF में भी 189 मेंबर्स कंट्री हैं। तो IMF की हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा, जो कि पार्ट बनेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। इसलिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी 189 मेंबर्स होते हैं। अब देखिए, अगर मैं चाहूँगी कि मुझे भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया जाए, या फिर आप चाहेंगे कि आपको भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मुझे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बनना है तो मुझे या तो उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा, और या तो गवर्नर बनना पड़ेगा, उसके सेंट्रल बैंक का या तो गवर्नर बनना पड़ेगा। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। या तो आपको इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा, या इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी RBI का गवर्नर बनना पड़ेगा। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें 24 मेंबर होते हैं।
इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स को जो आईएमएफ की मेंबर कंट्री है उनके अंडर रखा जाएगा। अब है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीन लिगार्डे। अब हम देखते हैं आईएमएफ के फंक्शन। अब आइए डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन। इसके 3 मेन फंक्शन हैं, फाइनेंशियल, कंसल्टेटिव और सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। तो आईएमएफ का काम है अपनी मेंबर कंट्री की हेल्प करना, उसे किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो उसकी हेल्प करना। इट फंक्शन एज एन एजेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू मीट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम faced by the member country. IMF is regarded as a guardian of good conduct in the area of balance payment. तो जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री में बैलेंस क्राइसिस आता है तो आईएमएफ हेल्प करता है, तो इस तरह हम आईएमएफ को एक गार्जियन बोलेंगे। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव फंक्शन। तो आईएमएफ मेंबर कंट्री को कोऑपरेटिव बनाए रखता है, मेंबर कंट्री को एडवाइस करता है, गाइड करता है। अगर कहीं लगता है कि वो गलत है मेंबर कंट्री तो उन्हें वार्निंग भी देता है। आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्री को सपोर्ट भी करता है और टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। अब है सर्विलेंस। एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईएमएफ इज टू oversee the international monetary system and monitor the economic and financial policies of its 189 member countries. IMF regular monitoring of economics and financial policies identify the weakness that is causing or could lead to financial or economic instability. तो सर्विलेंस का मतलब है ऑब्जर्व करना। आईएमएफ अपनी कंट्री पे नज़र रखता है, नज़र बनाए रखता है, इनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को रेगुलर बेसिस पे रेगुलेट करता है एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस देन सपोर्ट एंड इम्प्रूव। अब आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।